गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हम घर की याद नामक कविता पढ़ रहे थे जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इसमें भवानी प्रसाद मिश्र जी देश की स्वतंत्रता की खातिर जेल में बंद है और जेल में रहते हुए वह बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं और वहाँ पर रहते हुए वह अपने आप को बहुत ही भाग्यहीन मानते हैं क्योंकि उनका जो परिवार है वो पूरा भरा हुआ था और उन्हें याद करके कवि बार बार दुखी होते हैं। कभी वह अपने भाई बहनों को, कभी अपने माता पिता को याद करके वह रोता रहता है। अब इस कविता के अंदर जो कवि है वह बादल के माध्यम से अपने घर वालों को संदेश भेजता है। कवि सावन में बरसने वाले बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, तुम मेरा संदेशा लेकर के मेरे घर जाओ और मेरे घर वालों को मेरी खुशहाली के बारे में बताओ कि यहाँ रह कर के मैं बहुत दुखी नहीं हूँ, वो मेरे बारे में सोच सोच करके परेशान न हो। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे बेटा कि जो कवि है वह बादल को संबोधित करते हुए कह रहा है। क्या कह रहा है कि हे सजीले हरे सावन, कि हे सजीले यानी कि हे सजे धजे सुंदर सावन है कि मेरे पुण्य पावन, कि तुम बहुत ही पुण्य स्वरूप वाले हो। कि कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे हरे भरे सुंदर सावन, सजीले मतलब सुंदर, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बड़े ही पुण्य पावन स्वरूप वाले हो। तुम बरस लो वे न बरसे। अब कवि कहता है कि हे बादल, तुम बरस लो, यानी कि तुम मेरे घर जाओ और वहाँ जा कर के खूब बरसो, वे न बरसे, लेकिन मेरे माता पिता मुझे याद करके अपने आँखों में आंसू न लाए। यानी कि कवि के कहने का भाव ये है कि हे बादल, तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाकर तुम खूब बारिश करो, लेकिन उन्हें जाकर मेरे दुख के बारे में मत बताओ, उनकी आँखों में आंसू न आए। पांचवें को वे न तरसे, अपने पांचवें पुत्र को याद करके, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र को याद करके जो मेरे माता पिता हैं वो अपनी आँख से आंसू न टपकाए और वो मेरे वियोग में दुखी न हो। ये संदेशा तुम ले जा करके मेरे माता पिता को देना, अर्थात उन्हें कहना कि मैं यहाँ पर रहते हुए बहुत ही खुश हूँ। अब अगले पद में कवि क्या कहता है, मैं मज़े में हूँ सही है। अब इस पद में कवि बता रहा है कि मैं मज़े में हूँ, यानी कि मैं इस जेल में रहते हुए बहुत खुश हूँ, सही हूँ, घर नहीं हूँ बस यही है। अब कवि कहता है कि बस मेरा दुख यही है कि मैं घर नहीं हूँ, केवल मुझे यहाँ रहते हुए अपने घर की कमी खटकती है, मुझे बस घर के बीच न होने का गम है, किंतु यह बस बड़ा बस है। अब कवि कहता है कि यह जो बस है, कौन सा बस है, कि मैं घर में नहीं हूँ, घर की कमी मुझे यहाँ पर सता रही है। तो कवि यही कहता है कि मेरी मानसिक यातना यहीं पर बस करके रह गई है, यही बस से सब विरस है। अब कवि कहता है इसी बस के कारण, यानी कि यहाँ रहते हुए जेल की यातना सह करके मुझे बहुत विरस मतलब निरस लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बेटा इसमें कवि यही बताना चाह रहा है कि परंतु उनके जो माता पिता है उनको जा कर के मेरे दुखों के बारे में मत बताना, बल्कि मेरे सुखों का ही संदेश उन्हें जा कर के देना। अगली पंक्ति में कवि क्या कहता है, किंतु उनसे यह न कहना। अब कवि बादल को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे बादल, हे सावन, तुम मेरे माता पिता को जा कर के मेरे दुखों के बारे में मत बताना, दुखों के बारे में मत कहना, ये मत बताना कि मैं जेल के अंदर दुखी हूँ, उन्हें देते धीर रहना, तुम केवल उन्हें धैर्य प्रदान करते रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। अब कवि कहता है
कि हे बादल, तुम उन्हें जाकर के केवल यही कहना कि मैं जेल में रह कर के लिख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। अर्थात मैं जेल में रह कर के क्या कर रहा हूँ, लिख पढ़ कर के तुम्हारा ही नाम कर रहा हूँ। यहाँ मतलब कि तुम्हारे ही नाम को रोशन करता रहता हूँ। तो यहाँ पर कवि बादल से यही बार बार कह रहे हैं कि हे बादल, तुम उन्हें वहाँ जाकर मेरे दुखों के बारे में मत कहना। सिर्फ कहना क्या है, काम करता हूँ कि कहना। अब कवि कहता है कि तुम उन्हें जाकर के यही कहना कि मैं यहाँ पर रह कर के क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, काम करने में व्यस्त हूँ, नाम करता हूँ कि कहना। और यह कहना कि मैं तुम लोगों का यहाँ पर रह कर के नाम रोशन कर रहा हूँ, चाहते हैं लोग कहना। अब वो कहते हैं, कवि कहना है कि हे बादल, तुम मेरे माता पिता को यह बताना कि जेल में जो लोग हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और मुझसे किसी भी प्रकार का बुरा व्यवहार वो लोग नहीं करते कि वे मत करो कुछ शोक कहना। तुम मेरे माता पिता को जा कर के सिर्फ इतना ही बताना कि वो मुझे दुखी देख करके मेरे लिए दुख प्रकट न करे, अर्थात मुझसे दुखी न हो। मैं यहाँ पर कुशलतापूर्वक सुख से मज़े में हूँ और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहा हूँ। तो बेटा, इन पदों के माध्यम से जो कवि भवानी प्रसाद मिश्र है वो अपने माता पिता के पास एक बादल के माध्यम से क्या भेज रहा है, संदेशा भेज रहा है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो लोग होते थे पहले अपना संदेश किसके माध्यम से सुना जाता था, कबूतर के माध्यम से अपने संदेश को भेजते थे। लेकिन यहाँ पर जो कवि लोग हैं बेटा, वो अपनी बात को बादल के माध्यम से अपने संदेशे को भेज रहे हैं। अपनी बात को बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे बादल, तुम हमारे घर जाना और घर जा कर के मेरे जो दुखी माता पिता हैं या मेरे जो परिवार वाले हैं उन्हें मेरे दुखों के बारे में न बता करके बल्कि यही कहना कि मैं यहाँ रहते हुए बहुत खुश हूँ और मुझे किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ़ यहाँ पर नहीं है। अब आगे अगली पंक्तियों में कवि कहता है कि और कहना मस्त हूँ मैं। अब यहाँ पर बेटा कवि कह रहा है कि हे बादल, तुम उन्हें मेरे मतलब कि सुख सुविधा के बारे में भी बताना, ये कहना कि तुम मेरे घर जाकर मेरे माता पिता को यही बताना कि मैं यहाँ पर बड़ी मस्ती से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मौज मस्ती में हूँ। कहना मैं व्यस्त हूँ मैं, कातने में, कातने मतलब सूत कातने में, कि अब यहाँ पर कवि किसके बारे में कह रहा है कि जो चरखा होता है बेटा और चरखे से वो क्या करता है, सूत कातता है। और सूत कातने की परंपरा सबसे पहले किसने चलाई थी, गांधी जी ने। तो यहाँ पर जो कवि है वो कहता है कि मैं गांधी जी की परंपरा का पालन करते हुए सूत कातने में या चरखा चलाने में व्यस्त हूँ, मतलब कि बिल्कुल लगा हुआ हूँ। वजन 70 सेर मेरा, वजन मतलब जो उन्होंने कहा है कि तुम मेरे माता पिता को मेरे स्वास्थ्य के बारे में भी बताना। वो कहता है कि मेरा जो वजन है वो 70 सेर है, यानी कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ और भोजन ढेर मेरा, और यहाँ पर रहते हुए मुझे बहुत सारा ढेर सारा भोजन मिल रहा है। यानी कि उन्हें तुम्हें यही बताना है कि यहाँ रहते हुए मुझे किसी भी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं है, मैं स्वास्थ्य से भी ठीक हूँ और खाने में भी मुझे भरपूर मिल रहा है। कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डट कर झेलता हूँ। अब कवि कहता है कि यहाँ रहते हुए मैं कूदता भी हूँ, खेलता भी हूँ, कसरत भी करता हूँ, व्यायाम भी करता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ और अपने दुखों को भी मैं सामना करता हूँ। यानी कि मैं दुखों से घबराता नहीं बल्कि उन दुखों का डट कर के सामना करता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। अब कवि कहता है कि उनसे जाकर सिर्फ यही कहना कि मैं बहुत ज़्यादा मस्त हूँ, अपनी मौज मस्ती में हूँ, लेकिन उनसे जाकर यह न कहना कि मैं अस्त हूँ। अस्त मतलब बुझा हुआ होना, मुरझाना, दुखों से पीड़ित होना।
तो यहाँ पर जो कवि है वो बादल से यही कहता है कि हे बादल, तुम मेरी मौज मस्ती के बारे में, मेरे सुखों के बारे में, खुशियों के बारे में सब कुछ उनसे कहना, लेकिन तुम मेरे अस्त व्यस्त जीवन के बारे में उनको मत बताना कि मैं यहाँ शरीर से अस्त व्यस्त हो चुका हूँ। ये बातें तुम उनके सामने मत कहना। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो ऐसा न कहना। अब कवि कहता है कि हे बादल, तुम उन्हें जाकर के ऐसा मत कहना कि वो जैसा वैसा जो वैसा न कहना। उन्हें वहाँ जाकर ऐसा वैसा कुछ मत कहना, यानी कि मेरे बारे में तुम उन्हें कुछ भी मत बताना, उनको वास्तविक स्थिति के बारे में मत बताना। कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। ये जाकर मत कह देना कि मैं रात रात भर जागता रहता हूँ और आदमी से भागता हूँ, और क्या करता हूँ कि आदमी को देख करके मुझे डर लगता है और मैं किसी भी आदमी का सामना नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें कवि कहता है किससे? बादल से। बादल से कह रहा है कि हे बादल, ये सारी बातें तुम उन्हें जा कर के मत कहना। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। अब कवि कहता है कि तुम उन्हें जाकर ये मत कहना कि मैं वहाँ चुपचाप रहता हूँ, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। अब कवि कह रहा है कि मुझे तो अब अपना परिचय भी नहीं पता है, अपने परिचय का भी नहीं पता है। मानसिक यातनाओं के कारण मैं अपने आप को भी क्या कर चुका हूँ, भूल चुका हूँ। देखना कुछ बक न देना। अब कवि कहता है कि हे बादल, तुम यह देखना, तुम कभी उनके सामने मेरी वास्तविकता या असलियत को मत बताना, उन्हें कोई शक न देना और उन्हें जा कर के किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन्हें तुम्हारी बातों से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ जेल में खुश नहीं बल्कि दुखी हूँ। हे सजीले हरे सावन की, हे मेरे पुण्य पावन। कवि कहता है कि हे मेरे सजे धजे हरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन स्वरूप वाले बादल, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वे न तरसे। कि तुम तो खूब वर्षा करो, लेकिन तुम्हारी बातों से यह ध्यान रखना कि मेरे माता पिता के आंसू न आए, वो मुझे देख करके या मुझे याद करके या तुम्हारी बातों को सुन करके वो दुखी न हो। तो बेटा आज ये आपकी जो कविता है यह यहीं पर समाप्त होती है। आगे हम अगली कविता करेंगे।